अवनीश ट्यूटर ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जीएस की 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज की टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, जो भी हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही चुना जा रहा है और इनको आप पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा आने की कोई संभावना नहीं बनती। ठीक है, और ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती परीक्षा हो, चाहे मुख्य सेविका हो, चाहे जेई की हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की, मीन्स किसी की भी यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कर रहा है तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना ना भूलें और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है कृषि क्षेत्र होता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि कृषि पर ही देश की 60% से अधिक आबादी निर्भर करती है। अर्थात कई उद्योग जो है वो कृषि उद्योग पर ही डिपेंड है, कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो वास्तव में ब्रिटिश उपनिवेश से पूर्व भारत में मुख्य रूप से केवल 3 ही व्यवसाय थे। कृषि थी, हस्तशिल्प था और निर्माण था। लेकिन उस समय पर्यटन की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है ना, पर्यटन व्यवसाय नहीं था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है। तो सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा भूटान के द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा? भूटान द्वारा। 2008 में भूटान के संविधान में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जिसे जीएनएच को शामिल किया गया और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी घोषित किया गया है। इसको भी याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब है? 20 मार्च को। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में केवल रक्षा व्यय जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है ना, रक्षा व्यय जो है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ये केवल रक्षा विभाग द्वारा ही खर्च किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी का आर्थिक विचार है। तो महात्मा गांधी का जो आर्थिक विचार क्या क्या है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योग, विकेंद्रीकरण, गांव या ग्राम सर्वोदय के समर्थन भी इनके द्वारा होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए कौन सा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए कौन सा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? तो इसको कहते हैं पूरा। ठीक है ना, पूरा जो है शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा योजना, ठीक है ना, चलाई गई, जिसका पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोविज़न ऑफ अर्बन अमेनिटीज ऑफ रूरल एरियाज।
ठीक है ना। और इस अवधारणा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है। तो रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। ठीक है ना। मीन्स श्रमिक जितना कार्य करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। यह बेरोजगारी की स्थिति की सबसे सही व्याख्या, क्योंकि इसमें अदृश्य बेरोजगारी भी शामिल हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। और यह संगठन जो है सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं रक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। और इसका मुख्यालय कहाँ भाई? दिल्ली में है। इसको भी याद रखेंगे। राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। तो एक प्रिंटर की मरम्मत जो है ये राजस्व व्यय का बढ़िया उदाहरण है। अगर वहीं हम पूंजी व्यय का पूछें तो परिसंपत्ति का सृजन हुआ या नवनिर्माण हुआ। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। दो या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए कौन सी शब्दावली प्रयुक्त की जाती है? तो दो या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगे देखते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था से मुद्रास्फीति बढ़ती है, क्योंकि घाटे की वित्त व्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति तेजी से बढ़ती है और जिससे मुद्रा का मूल्य कम होने लगता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगता है। ठीक है ना। जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगे और मुद्रा का मूल्य घटने लगे तो जान लीजिए मुद्रास्फीति है। ठीक है ना। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? तो खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है प्रतिवर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आपको बताते चलें कि भारत सरकार द्वारा पहली बार 1966 से 67 में हरित क्रांति के समय यह घोषित किया गया था। ठीक है ना। और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में इस समय 25 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सात मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तो जो 7 मिशन कार्यक्रम चलाया गया उसमें कौन कौन से थे? 100 स्मार्ट सिटी मिशन था। ठीक है। 100 स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत AMRUT अमृत सॉरी अमृत से तात्पर्य है कि कायाकल्प व शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन। कायाकल्प व शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन। और तीसरा था हृदय
HRIDAY, हृदय। हृदय से तात्पर्य है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं उन्नति योजना। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं उन्नति योजना। उसके बाद था सरदार पटेल राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन। फिर है सतत विकास हेतु राष्ट्रीय मिशन। फिर है स्वच्छ भारत अभियान। फिर है राष्ट्रीय शहरी सूचना तंत्र। ठीक है, तो ये 7 जो है 7 मिशन कार्यक्रम के तहत रखे गए हैं। ठीक है ना, ये इनका उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ है? तो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लसाल गांव है। इसको याद रखिएगा, लसाल गांव कहाँ है भाई? तो महाराष्ट्र में। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लसाल गांव है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, महाराष्ट्र के लसाल गांव में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? ठीक है ना, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की? तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे पुराना तेल मीन्स पेट्रोलियम उत्पादक राज्य असम है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सिर्फ असम से ही खनिज तेल निकाला जाता था। बाद में गुजरात तथा बॉम्बे हाई से खनिज तेल का उत्खनन प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो आज की टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, और ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को जो कॉम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उनको भी आप शेयर करना ना भूलें। और आपको बता दें कि UPSSC से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट होगी वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। बिल्कुल एथेंटिक न्यूज़ जो मिलेगी आपको मिलेगी, चाहे वो परीक्षा से रिलेटेड हो, चाहे कोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे जिससे भी। ठीक है, और आपकी सुविधा के लिए जो अब तक के 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला के वीडियो पड़े हुए हैं, सभी के जो है प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आपको आसानी से सीरियल से आप वीडियो देख सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं और श्रृंखला को इस ढंग से हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। धीरे धीरे श्रृंखला कवर होने वाली है, अब ज़्यादा समय नहीं लगा है। तो ये UPSSC के ऑल एग्ज़ाम के लिए वीडियोस हैं। मेरा दावा है कि आप इतना पढ़ लें, बहुत है। जनरल स्टडी में आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।